मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि लास्ट वीडियो जो था वो हमारा न्यूट्रिशन का था। हम पढ़े थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 उसका लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन। क्या पढ़ रहे थे हम? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के दो पार्ट थे, कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हमने कवर कर लिया था, ऑटोट्रॉफिक को हमने पूरा पढ़ लिया था। जिसने नहीं किया है वो मेरा बैक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने फोटोसिंथेसिस पूरा कवर किया था। आज पढ़ेंगे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज का मेजर टॉपिक है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो, ठीक है, क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या ऐसा मोड, ऐसा जरिया जिसपे हम खुद खाना नहीं बनाते हैं, हम दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। दूसरों से हम खाना लेते हैं, छीन के नहीं, छीना वाला खाना नहीं, हम दूसरे के बनाए हुए खाने को हम एज ए फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन के फॉर्म में लेते हैं, तो वो हो जाएगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ह्यूमन बीइंग भी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ह्यूमन बीइंग मतलब हम मनुष्य, ह्यूमन बीइंग हेटेरोट्रॉफिक है। जितने एनिमल्स है, ठीक है, वो सब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, अब ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है एज पर आपके 10th क्लास के सिलेबस में ये और भी क्लासिफाई होता है, बट आपके 10th सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 3 क्लासेस में, क्योंकि 10th में बहुत डिटेलिंग में नहीं है, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे 12th में, आप लोग कॉलेज जाएंगे, साइंस में आगे पढ़ेंगे तो आपको इसका और डिटेलिंग पढ़ेंगे। पर अभी क्लास 10th के फोकस के हिसाब से 3 टाइप के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। पहला होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक, न्यूट्रिशन, और एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या क्या है? पैरासाइटिक, फर्स्ट टाइप है आपका पैरासाइटिक, सेकेंड है आपका सैप्रोफाइटिक एंड थर्ड है आपका होलोजोइक। पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक 10th के सिलेबस में बहुत नॉमिनल सा, माइन्यूट सा कवर किया हुआ है। ठीक है, मेजर फोकस इसमें क्या है? होलोजोइक में। ठीक है, देखो पैरासाइट, परभक्षी, हिंदी में कहते हैं परभक्षी। ठीक है, देखो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे जीवित ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैरासाइट, और उस मोड को बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे कि मच्छर देखे हैं आप लोग, बहुत कॉमन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में और इंडिया में तो मच्छर बहुत कॉमन है। तो जो मच्छर है काटता है, हमको काटता है, जैसे ही हमको काटता है तो वो हमारे अंदर से ब्लड लेता है। हम जिंदा है, ठीक है, हमारे अंदर से ब्लड लेता है। जो वो ब्लड लेता है वो उसके लिए फूड है, क्योंकि वो हमसे खाना ले रहा है और बदले में हमको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो हो जाएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। मतलब वो हमसे खाना ले रहा है, हमको नुकसान पहुंचा रहा है, खुजली भी होती है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, सब डिसीज भी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिशन है इसको कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब देखो इसमें 2 ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है, दोनों ही जीवित है। ठीक है, एक हो गया, फॉर एग्जांपल हम मॉस्किटो का ही ले लेते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बीइंग,
एक ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बीइंग और दूसरा है मॉस्किटो। मॉस्किटो, ठीक है। तो जो फर्स्ट है जिससे वो खाना ले रहा है, जिससे ले रहा है, उसको कहते हैं होस्ट, उसको कहते हैं होस्ट। और जो ले रहा है उसको कहते हैं पैरासाइट, उसको कहते हैं पैरासाइट। जरूरी नहीं है कि पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल्स ही हो, कुछ प्लांट्स भी पैरासाइट होते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे अमरबेल का। अमरबेल ऐसे मैगी नूडल्स की जैसे येलो कलर का पेड़ों के ऊपर में गिरा हुआ रहता था, लगता है किसी ने मैगी को डाल दिया है, ठीक है। वो एक्चुअली में वो पैरासाइट है। वो क्या करता है, जो मेन प्लांट है, मेन प्लांट के अंदर में अपने ऐसे ऐसे जड़ को भेजता है, उनके अंदर से पूरे न्यूट्रिशन को वो खींच लेता है, ठीक है। धीरे धीरे करके उस प्लांट को वो सुखा देता है, प्लांट धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है। तो वो प्लांट्स भी पैरासाइट टाइप के होते हैं। चंदन, चंदन सब देखे होंगे, चंदन पूजा में यूज होता है, परफ्यूम यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। तो चंदन भी एक तरीका का पैरासाइट है, वो रूट पैरासाइट है, वो जड़ से करता है, ठीक है। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे जीवित ऑर्गेनिज्म से अपना फूड को लेता है, क्या लेता है, अपने फूड को लेता है या अपने न्यूट्रिशन को लेता है, तो वो हो जाएगा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सिंपल सा एग्जाम्पल, मॉस्किटो, लाइस, ठीक है। लाइस भी इसका एग्जाम्पल है, मॉस्किटो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारे साथ में जो और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके ऊपर भी कुछ कुछ इंसेक्ट्स लगे रहते हैं, वो भी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के होते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका मेजर सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इस पे मेजर क्या था, ये लिविंग पे डिपेंडेंट था, जिंदा जो जीवित है उस पे। सेप्रोफाइटिक होता है जब किसी डेड ऑर्गेनिज्म से कोई फूड लेता है, तो वो होगा सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मेजर एग्जांपल है फंगस, कई लोग उसको फंजाई, फंगाई कहते हैं, ठीक है। फंगाई, बैक्टीरियास, ठीक है, बैक्टीरिया, एंड ये सब आपके सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स है। कैसे करते हैं ये, जैसे फंगस है, कोई मटेरियल है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, उस पे वो अपना केमिकल, सपोज ये फंगस आ गया, फंगस है, ठीक है, ये फंगस उस पे कुछ अपने केमिकल्स रिलीज करेगा, जिससे ये जो होगा ये थोड़ा थोड़ा डिजॉल्व होना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे करके ये डिके होना स्टार्ट करेगा। अब ये जब डिके हो जाएगा, सॉल्युबल फॉर्म में, तब इससे ये अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा। ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हमारा जो अर्थ है, हमारे जो अर्थ है उसमें सेप्रोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ जो अपना रोल है वो प्ले करते हैं। कैसे, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म है, जीवित है, जब तक कि ये सेप्रोफाइट्स एक्टिव नहीं होंगे हमारा अर्थ जो है वो क्लीन नहीं होगा। अर्थ को क्लीन करने का मेजर काम किसका होता है, सेप्रोफाइट्स का होता है, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म डेड है, देखना आप देखे ही होंगे, कोई पेड़ से पत्ता गिरा या फ्लावर गिरा, कुछ समय के बाद वो धीरे 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 करके डिके होने लगता है, डिके होने के बाद वो पूरा खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वो गायब नहीं होता है, एक्चुअली में उस पे बहुत सारे सेप्रोफाइट्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेप्रोफाइट्स। पैरासाइटिक किससे लेते हैं, लिविंग से लेते हैं। सेप्रोफाइट किससे लेते हैं, नॉन लिविंग, किससे लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो आपके 10th का मेजर पार्ट है न्यूट्रिशन का है, जिसको फोकस किया गया है, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो मतलब होता है होल या कंप्लीट, मतलब इसमें क्या होता है, देखो सेप्रोफाइट में क्या करता है अभी बताइए मैं,
कोई मटेरियल है जो डेड हो गया है, उसके ऊपर एंजाइम डाला जाता है, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है, फंगस है, उसके बॉडी के बाहर में डाइजेशन हो रहा है। अब ये डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, जब ये सॉल्युबल फॉर्म में है इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया, बॉडी के बाहर हो रहा है। लेकिन होलोजोइक में क्या होता है, हम खाना को अंदर ले लेते हैं, बॉडी के अंदर खाना जाता है, अंदर में हमारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर में अगर डाइजेशन हो रहा है तो वो होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो बर्ड ले लेते एग्जांपल, बर्ड जो है वो दाना खाई, अंदर गया, अंदर जाके उसके स्टमक में, उसके ऑर्गन्स में फंक्शन हुए, डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो अपना एनर्जी को रिगेन कर पाई, ठीक है। तो बॉडी के अंदर गया मतलब ये क्या हो जाएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी मेजर ऑर्गेनिजम्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। हम अभी देखते हैं, देखो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनि मतलब होता है एक, मल्टी माने होते हैं बहुत सारे। एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए, टिश्यूज से मिलके बने हुए ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है और मल्टी सेलुलर भी करता है, दोनों करते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यूनिसेलुलर भी आपके सिलेबस में है और मल्टी सेलुलर भी आपके 10th के सिलेबस में दिया हुआ है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, छोटी सी कोशिका है, उस छोटी सी की कोशिका के अंदर में उसको पूरी एक्टिविटी करनी है, कौन कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन भी करना है, रेस्पिरेशन भी करना है, न्यूट्रिशन भी करना है और एक्सक्रीशन भी करना है, ठीक है। तो सोचो वो छोटा सा सेल कितना काम करता होगा। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं यूनिसेलुलर में, किस पे, अमीबा में, ठीक है। अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो सिंगल सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर होता है, उसका कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता, वो किसी भी शेप में, ऐसे किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है। सेंटर में उसके न्यूक्लियस होता है और पूरे सेल में भरा रहता है उसका साइटोप्लाज्म, किसी भी शेप में हो सकता है, ऐसे किसी भी शेप में ऐसा वो हो सकता है, ठीक है। अब ये अमीबा जो है वो कहीं पर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में, आपके अर्थ में कहीं पर भी प्रेजेंट है अमीबा, ठीक है। अब ये अमीबा को पता चला, क्या पता चला, देखो ये अमीबा है, ठीक है, इसको पता चला, इसको सेंस पता चला कि सामने में थोड़े आगे में देखेंगे तो एक फूड पार्टिकल वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसको ऐसा आभास हुआ, पता चला कि इसके पास में फूड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये अमीबा, क्योंकि उसके पास हाथ पैर तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, धीरे से उस फूड मॉलिक्यूल के पास में इस तरीके से मूव करेगा और फूड मॉलिक्यूल को अपने अंदर में लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। धीरे धीरे करके मूव करेगा, उसको धीरे से अपने अंदर में लेने की कोशिश करेगा, न्यूक्लियस है, ठीक है। इस तरीके से वो जो उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, ठीक है, या गलत, और पोडिया का होता है फीट। स्यूडोपोडिया, क्या, स्यूडो, इसमें पी साइलेंस है,
TSEUDOPODIA, स्यूडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स और इसका मतलब होता है फीट। इसके पास पैर तो है नहीं, सिंगल सेल का बना हुआ, क्या क्या रखेगा, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, न्यूक्लियस है, इसके साथ में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये साइटोप्लाज्म उसको सेंस करके थोड़ा सा कर्व बना लिया, जिससे वो न्यूक्लियस के जो फूड मटेरियल है उसके थोड़ा सा पास आ गया। किसके थ्रू आया? स्यूडोपोडिया। अब धीरे से क्या करेगा ये अमीबा, इसको अंदर ले लेगा अपने बॉडी के। ये न्यूक्लियस पार्ट है इसका, ठीक है। इस फूड मटेरियल को अलग कलर कर देते हैं, ठीक है। इस फूड मटेरियल को ये फूड मटेरियल ब्लू कलर का जो है ना, ये उसका फूड मटेरियल है। इस फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर ले लिया। ये क्या था आपका? फूड पार्टिकल। ये है आपका अमीबा, ठीक है। अमीबा उसको सेंस हुआ कि सामने कुछ फूड पार्टिकल है, धीरे से वो उसकी तरफ गया, अपने साइटोप्लाज्म उसकी तरफ भेजा, ठीक है। और उस फूड पार्टिकल की तरफ में एक कर्व बना लिया, ऐसे घेरने के लिए कर्व बना लिया। अब उसको थर्ड फेज में क्या किया? अपने अंदर में ले लिया, ठीक है, अंदर ले लिया। अब ये जो अंदर आ गया, इसको कहते हैं, जब ये सेल के अंदर आ गया तो ये बन जाता है फूड वैक्यूल। क्या बन जाता है? फूड वैक्यूल। वैक्यूल मतलब एक ऑर्गेनल है, ठीक है, एक ऑर्गेनल है। फूड वैक्यूल बन गया। अब इस अमीबा के जो अंदर जो साइटोप्लाज्म है, वो इस पे अपना डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसको डाइजेस्ट करेंगे। किसके अंदर? सेल के अंदर कर रहे हैं, सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो सेल के अंदर वो डाइजेस्ट करेंगे। अब ये सेल के अंदर डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद में धीरे से ये जो अमीबा है, वो ये न्यूक्लियस उसका, ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा। पूरे साइटोप्लाज्म में ये फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज ए न्यूट्रिशन, ठीक है। साइटोप्लाज्म के साथ में ये न्यूट्रिशन की तरह में एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है जो वो खाना खाया था वो 100% उसको यूज हो गया, 100% तो यूज नहीं होगा, कुछ उसके वेस्ट मटेरियल होंगे। तो जो कुछ वेस्ट मटेरियल रहते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल बच गया, जो उसके लिए यूजलेस है, वो एक जगह इकट्ठा होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा, धीरे से साइटोप्लाज्म जो है उसको बाहर करके और करेगा, और ये यहाँ से उसको बॉडी के बाहर कर देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर करना, वो होगा एक्सक्रीशन, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर करने के प्रोसेस को कहेंगे एक्सक्रीशन। तो क्या क्या किया अमीबा? पहला, सेंस किया कि मेरे आगे आसपास में फूड मटेरियल है, धीरे से अपने साइटोप्लाज्म को उसकी तरफ मोड़ा, स्यूडोपोडिया बनाया, उसकी तरफ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया? उस फूड को अपने अंदर ले लिया, किस फॉर्म में? बना लिया फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल पे डाइजेशन की प्रोसेस हुई, डाइजेशन के बाद में उसने जो भी उसको यूजफुल मटेरियल था उसको एब्जॉर्ब किया, और जो यूजफुल नहीं है, वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी के बाहर कर दिया। किस प्रोसेस से? एक्सक्रीशन। तो इससे हम क्या समझे कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो 5 स्टेप्स में होता है। जो स्टेप्स है डाइजेशन के, वो 5 स्टेप्स में होते हैं, 5 स्टेप्स, ठीक है। 5 स्टेप क्या क्या? सबसे पहला होता है इंजेशन, खाना को अंदर लेना, खाना को अंदर लेना, इनटेक ऑफ फूड। क्या होगा? इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, क्या हुआ? इंजेशन। सेकेंड होता है डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन।
डाइजेशन मतलब जो बड़ा मटेरियल है, इतना बड़ा मटेरियल है उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करना। जो बड़ा कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको छोटे छोटे पार्ट में, एब्जॉर्बेबल पार्ट में ब्रेक करना, तोड़ना। ठीक है, हम जैसे एक रोटी खाते हैं, सैगर बड़ा सा रोटी रहता है, कंप्लीट रोटी रहता है, उसको हम तोड़ तोड़ के चबा के खाते हैं ना, उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करना, ग्राइंड करने के प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। अब वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, उसके बाद होता है थर्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, जो ये छोटे छोटे मटेरियल है, इस छोटे छोटे मटेरियल से जो उसके यूजफुल, जो उसकी अपनी बॉडी के लिए जो जरूरत है, उस चीज को एब्जॉर्ब करना, उस चीज को, उसको एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को कहेंगे एब्जॉर्प्शन। फोर्थ, हर समय तो हमको खाना मिलेगा ये जरूरी नहीं है। अमीबा बेचारा एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, वो तो हर समय तलाश में रहेगा कि मुझे आज खाना मिलेगा कि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो कुछ खाने को अपने बॉडी में रिजर्व करते हैं, एब्जॉर्ब को, जो ऑब्जॉर्व किया है खाने को उसको पूरा यूटिलाइज न करके एब्जॉर्ब करके रख के स्टोर करते हैं हमारे अंदर में। ठीक है, जैसे हम भी करते हैं, हम हर समय तो खाना नहीं खाते रहते ना, हम अपने खाना खाएं एक बार, उसको एब्जॉर्ब करके उसको कुछ पार्ट को हम स्टोर करके रखते हैं। तो जो एनर्जी को या फूड की न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखने के प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, क्या? एसिमिलेशन। पहले खाना खाए, उसको कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट किए, तोड़े, है ना, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किए, फिर कुछ को स्टोर किए। और जो बॉडी से मटेरियल जिसका यूज नहीं है, जो हमारी बॉडी से उसके सारा न्यूट्रिशन हमने ले लिया है, अब जो बाकी का वेस्टेज पड़ा है उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, जो बॉडी से बाहर निकलने की प्रोसेस होती है उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। तो डाइजेशन के कितने स्टेप देखो, इसमें भी वही दिख रहा है, फूड मटेरियल को लिया, इंजेक्शन किया, इंजेक्शन के बाद उसको डाइजेशन किया, डाइजेशन के बाद उसको एब्जॉर्प्शन किया, ये ब्लू ब्लू डॉट जो है वो उसको एब्जॉर्प्शन है। उसके बाद उसमें एसिमिलेशन किया, स्टोर किया, उसके पास तो कुछ है नहीं तो वो साइटोप्लाज्म में ही रखा रहता है, उसके पास अलग सा ऑर्गेनल तो है नहीं कि उस पे वो स्टोर करके रखे, तो उसे साइटोप्लाज्म में रखता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी के बाहर कर देता है। तो ये हो गया एक्सक्रीशन। ऐसे ही सेम प्रोसेस सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। कौन कौन सा? इजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट एक्सक्रीशन। एंड लास्ट एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये है एक छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की कहानी की वो किस तरीके से अपने एनर्जी को लेता है और अपने एनर्जी को से, अपने फूड से अपने एनर्जी को रिगेन करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम ह्यूमन बींग्स, जो हमारा मेजर सिलेबस में ह्यूमन बींग। देखो, ह्यूमन बींग जो है मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हैं, सबसे एडवांस्ड भी है। हमारा पूरा बॉडी पार्ट डेवलप रहता है, हम सब चीज कर सकते हैं, जो कोई नहीं कर सकता वो ह्यूमन बींग कर सकता है, सारी कैपेसिटी है, सारे डेवलपमेंट ह्यूमन बींग में है। तो उसका डाइजेशन पार्ट भी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना होगा। ऑर्गन्स मतलब क्या होता है? देखो, सेल, बहुत से सेल मिलके बनाते हैं टिश्यूज, बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। फिर ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म। सेल, group of cells is known as tissue which are performing the similar function. Group of tissues which perform the similar function are organ. Group of organs which are linked in the same process are organ system. और organ systems, बहुत सारे organ systems मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम है, ये सब सिस्टम्स मिलके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। ठीक है,
तो ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसका ऑर्गन सिस्टम भी बहुत डेवलप होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप होगा। देखो हमारे जो डाइजेशन है वो भी पास्ट प्रोसेस में है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, या उसी को इजेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इजेशन कहते होता है इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation and fifth is egestion, या इसी को excretion भी कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स। ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्या? एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, हमारा जो ह्यूमन बीइंग का, मानव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो जो ऊपर वाला पोर्शन जो स्टार्टिंग है, जहां से हम फूड को इनटेक करते हैं, खाना को ग्रहण करते हैं, वो वाला पोर्शन होता है आपका माउथ। क्या होता है? माउथ। इसी को हम कहते हैं बक्कल कैविटी। इसी को कहते हैं बक्कल कैविटी। इस पूरे पोर्शन को कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में आपका रहेगा टीथ, दांत और टंग। आपका जीभ। ठीक है, टीथ, टंग, और साथ में यहां पर प्रेजेंट होता है आपका सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, टंग और टीथ को मिला करके बोलते हैं बक्कल कैविटी, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है। इस बक्कल कैविटी में ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, इस सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है एक एंजाइम जिसका नाम है अमाइलेज। जिसका नाम है अमाइलेज। इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप लोग आगे नीट की तैयारी करेंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उस पे ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड मैच द कॉलम के फॉर्म में, कि कौन से ग्लैंड से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है। तो याद रखिएगा, सलाइवरी ग्लैंड से अमाइलेज एंजाइम का रिलीज होता है। ठीक है, ये अमाइलेज का क्या काम होता है? अमाइलेज काम करता है हमारे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, या जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कह रहे थे, जो हम लिए थे फूड के फॉर्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को, ये को जो हमारा फूड है उसको कन्वर्ट करना किसमें? ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स को स्मॉल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना। हम जो खाते हैं उसको चबाते हैं, चबाने से वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जब डिवाइड होता है तो किसके थ्रू होता है? अमाइलेज। ये अमाइलेज का पीएच पूछते हैं कि ये अमाइलेज का पीएच कितना होगा, कैसा होगा? तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है अमाइलेज। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट, यहां से फूड चबाए, चबाने बाद वो एंटर किया, तो ये जो है ये है फूड पाइप। फूड पाइप को ही कहते हैं हम एसोफेगस। फूड पाइप, इसी को कहते हैं एसोफेगस। ठीक है, इसी को कहते हैं एसोफेगस। यहां से जब खाना चबाने से उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, सलाइवा मिक्स होने से जो फूड है वो थोड़ा स्लिपरी हो गया। स्लिप करते करते वो कहाँ आएगा? फूड पाइप में आएगा। फूड पाइप में आते आते इस तरीके से आएगा, स्लिप करते करते। ठीक है,
तो कई बार नीट के एग्जाम में या किसी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जब माउथ से खाना एसोफेगस में आता है तो किस टाइप का मूवमेंट होता है। तो कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब खाना माउथ से, बक्कल कैविटी से एसोफेगस की तरफ जाता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जहां जहां खाना मूव करेगा, तो मूवमेंट किस मूवमेंट से हो रहा है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद अब खाना यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंचा, यहाँ पे वॉल्व होगा ताकि खाना जो है वो रिवर्स ना हो सके, तो वी शेप वॉल्व होता है। इस वॉल्व को कहते हैं स्पिंस्टर। वॉल्व। ठीक है, अब ये है आपका स्टमक, पेट, स्टमक। अब स्टमक क्या रहता है? थैली जैसा रहता है जहां पे आकर के फूड आपका स्टोर होता है, जहां पे आपका फूड स्टोर होता है। अब ये जो स्टमक है, ये जो स्टमक है, इसमें यहां बता रही हूं मैं स्टमक। ठीक है, इस स्टमक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक। जैसे आपके माउथ पोर्शन में था सलाइवरी ग्लैंड, वैसे ही स्टमक में है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, पहला क्या सिलेक्ट करता है? सिक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा, ठीक है, दूसरा ये सिक्रेट करता है पेप्सिन। क्या सिक्रेट करता है? पेप्सिन। और तीसरा ये सिक्रेट करता है म्यूकस। ठीक है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे फूड के, जो हमने खाना खाया है उसके साथ वो मिक्स होता है, और फूड का नेचर क्या बना देता है? क्योंकि एसिड ऐड हो रहा है तो ये स्लाइटली एसिडिक था, अब ये बना देगा उसको कंप्लीट या हाईली एसिडिक। ठीक है, फूड का नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अब ये एसिडिक नेचर का हो गया, क्योंकि पेट में एसिड बन रहा है तो हमारे इस लेयर को भी तो एसिड से बचाना है, हमारे स्टमक के लेयर को एसिड से बचाना है, तो उसको बचाने का काम कौन करता है? ये म्यूकस। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक के मसल को, किससे? फ्रॉम एसिड। ठीक है, एसिड से हमारे स्टमक के मसल को बचाता कौन है? ये म्यूकस। अब मेन जो है वो है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। देखो यहाँ पर किसका डाइजेशन हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्ट होकर के जो बचा हुआ खाना है उसमें यहाँ पहुंचा, वो उसमें से जो प्रोटीन है वो कहाँ डाइजेस्ट हो गया? हमारे स्टमक में। कहाँ डाइजेस्ट किया? स्टमक में। इंपॉर्टेंट है ये भी कि स्टमक मैच द फॉलोइंग में आता है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड में आ गया अमाइलेस, वैसे स्टमक में आ जाएगा कि कौन सा हार्मोन या कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, तो कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? पेप्सिन को। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेप्सिन को रिलीज करता है, और ये पेप्सिन किसके डाइजेशन में काम आता है? तो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन को ये हेल्प करता है। HCl कहाँ रिलीज होता है? तो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl रिलीज होता है, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, इसलिए खाने का नेचर एसिडिक हो जाता है। अब खाना यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंचा, अब वो आगे मूव करेगा। किस मूवमेंट से करेगा? तो फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से करेगा। अब हाँ, यहाँ से जब जा रहा है तो उसको रास्ते में मिल गया क्या? लीवर। क्या मिल गया? लीवर। अब ये जो लीवर है, ये लीवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस। बाइल
जूस, ठीक है। लीवर क्या सिक्रेट करेगा, बाइल जूस। इस बाइल जूस का मेन फंक्शन होता है कि जो खाना है एसिडिक नेचर का, उसको कन्वर्ट करना है बेसिक नेचर में, उसको बेसिक नेचर में कन्वर्ट करना, और साथ ही साथ में जो फैट है उसका डाइजेशन स्टार्ट करना। फैट के डाइजेशन को स्टार्ट करेगा, कौन करेगा, ये लीवर। खाना यहाँ आया, जब खाना यहाँ से यहाँ मूव करेगा, जैसे वो यहाँ पहुंचेगा, लीवर अपना बाइल जूस सिक्रेट करना स्टार्ट कर देगा, और जब वो आगे बढ़ेगा, अब मिला उसको रास्ते में पैनक्रियास, ठीक है। खाना यहाँ नहीं जाता है, नीचे मूव कर रहा है, यहाँ पर आ गया, उसको मिल गया पैनक्रियास। ये क्या है आपका, पैनक्रियास। पैनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये भी, ठीक है। ये भी ग्लैंड है। खाना यहाँ आया, यहाँ पर मिल गया उसको बाइल जूस, बाइल जूस से सिक्रेट हुआ। बाइल जूस क्या किया, खाने को बेसिक नेचर का बना दिया, और वो फैट डाइजेशन में हेल्प किया। अब नेक्स्ट फूड कहाँ आ गया, नीचे आ रहा है, नीचे आया, उसको रास्ते में मिल गया पैनक्रियास। अब पैनक्रियास जो है ये सिक्रेट करेगा आपका लाइपेज एंजाइम। क्या सिक्रेट करेगा, लाइपेज एंजाइम। पैनक्रियास जो सिक्रेट करता है लाइपेज, इसका भी काम होता है फैट के डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है। और दूसरा एंजाइम जो सिक्रेट करेगा वो है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। कुछ प्रोटीन जो है बच गया होगा, जो डाइजेशन नहीं हुआ होगा, तो वो जो ट्रिप्सिन है वो बाकी प्रोटीन को वो डाइजेस्ट कर देगा। क्या करेगा, ट्रिप्सिन। पैनक्रियास कितने कौन कौन से एंजाइम को रिलीज किया, लाइपेज जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, और ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। अब यहां से जब खाना एंटर किया, एंटर करने से उस पे बाइल जूस भी मिल गया, और यहाँ से उस पे ऐड हो गया क्या, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब वो एंटर करेगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वो एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। साथ साथ में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करेंगे तो आपको इजी रहेगा समझने में। अब एंटर करेगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जो आपस में गुथा हुआ है, ठीक है, उसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें मेन एब्जॉर्प्शन का काम होता है। क्या होता है, जो हमने खाना खाया, सब जगह तो डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन कहीं नहीं हुआ। एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में स्मॉल इस तरीके का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसका आप सेक्शन काट के देखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, इस तरीके पाइप्स के अंदर में ऐसे फिंगर्स में से स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में बहुत हाई ब्लड सप्लाई होता है, बहुत हाई ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। इसको कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं, विलाई। इंटेस्टाइन का है इसलिए उसको इंटेस्टाइनल विलाई भी कहते हैं। इंटेस्टाइनल विलाई, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस इंटेस्टाइनल विलाई में ही खाना का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि विलाई का मेन फंक्शन क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट इस इंटेस्टाइनल विलाई। अब एक क्वेश्चन आता है, देखो इंटेस्टाइन अंदर में, ये अंदर में बहुत सारा उलझा हुआ है, तो ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन बीइंग के एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है।
लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल। डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, अब देखो हम खाते हैं खाना, तो खाना में एनिमल्स जो खाते हैं वो क्या क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज, जो कि एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, इसको डाइजेस्ट करना काफी हार्ड होता है। तो इसको डाइजेस्ट करना हार्ड है और इसका एब्जॉर्प्शन भी हार्ड होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कच्चे पत्ते खाते हैं, मतलब कि जैसे कि हर्बीवोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो होगा वो और ज्यादा होगा। ठीक है, सेल्यूलोज जो खाते हैं, डायरेक्ट रॉ पत्ते जो खाते हैं, उनमें वो हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जो होगा वो और ज्यादा होगा, साइज जो होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग खाना पका के खाते हैं, तो ये सेल्यूलोज जो होता है पकाने से ऑलरेडी वो उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो जो हम ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स में या जो एनिमल्स है जो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है, जैसे कार्निवोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है, उनमें कंपैरेटिवली स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा होगा। साइज क्या होगा? इनके कंपैरिजन में छोटा होगा, क्योंकि उनको उतना एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन में तो तकलीफ है ही नहीं, तो वो उतना लंबा क्या करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इनका डाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होगा, और ह्यूमन का या जो कार्निवोरस एनिमल्स है उनका साइज कंपैरेटिवली छोटा होगा। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, आपको चार दे देगा, चार नाम लिख देगा। ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, काऊ, गोट, और एक दीदी और किसी एनिमल का नाम, बफेलो। इसमें से सबसे छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन किसका होगा? तो ह्यूमन बीइंग का होगा। ठीक है, क्योंकि हम सेलुलोज को डायरेक्ट नहीं लेते हैं। ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंपॉर्टेंट पार्ट है विलाई। ठीक है, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और इसके साइज से क्वेश्चन आता है। देन इसके बाद है ये वाला जो पोर्शन है, जो आउटर लेयर दिख रहा है, वो है आपका सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारे अनवांटेड फूड है, सारा एब्जॉर्प्शन तो हो गया यहाँ पे। अब इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। देखो, वाटर का कहीं पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, एलिमेंट्री सिस्टम के किसी भी पार्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पूरे एलिमेंट्री सिस्टम में कहाँ हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसके बाद जब जो खाना, पचा हुआ खाना आया है इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें से पूरे वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो रेसिड्यू बचता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जो रेसिड्यू बचता है, बचा हुआ लास्ट, जो हमारी बॉडी में यूज नहीं है अब उसका, ठीक है, तो उसको वो इस पोर्शन से, इसको कहते हैं एनस, एनस से वो बॉडी के बाहर ढकेल देता है, ठीक है, किस प्रोसेस से? तो इजेशन की प्रोसेस से, इजेशन की प्रोसेस से बॉडी के बाहर वेस्ट मटेरियल आ जाता है। ठीक है, एक क्विक रिकैप करते हैं। पार्ट शुरू होता है बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी में रहता है टीथ, टंग और
सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है अमाइलेज। अमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। खाना आएगा, नेक्स्ट स्टेप पहुंचेगा फूड पाइप या एसोफेगस। किस मूवमेंट से आएगा? तो परसिस्टेल्टिक मूवमेंट से आएगा। अब वो आएगा कहाँ? स्टमक में। स्टमक में आने से पहले एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं स्फिंक्टर वॉल्व। स्टमक में आया, स्टमक में उस पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करेगा क्या क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। म्यूकस का काम होता है HCl, एसिड से हमारे स्टमक के वॉल्व को प्रोटेक्ट करके रखना। नेक्स्ट वो जाएगा आगे, मूव करेगा खाना, तो उसको रास्ते में मिलेगा लीवर और पैंक्रियास। लीवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस, बाइल जूस से वो उसमें से फैट डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, और खाने को एसिडिक से वो बेसिक नेचर में कन्वर्ट करेगा। फिर मिलेगा उसको पैंक्रियास, पैंक्रियास उसमें सिक्रीट करेगा ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। लाइपेज फैट डाइजेस्ट करेगा और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट पहुंचेगा खाना कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें खाने का एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पर से? इंटेस्टाइनल विलाई में होगा एब्जॉर्प्शन। साइज डिपेंड करता है हम किस टाइप का खाना ले रहे हैं। देन पहुंचेगा खाना कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये मत सोचने कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता। क्या एब्जॉर्ब होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। उसके बाद जो रेसिड्यू मटेरियल है वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एनिमल्स, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपको जल्दी से जल्दी उसको क्लियर करने का। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।